अब बच्चों नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। देखो ऐसा होता है, एक जनरल क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में क्या डिफरेंस है। ठीक है ना, इसको मैं ऐसा करता हूं, इसको थोड़ा सा ब्रेक करता हूं, इसको दो पार्ट्स बना देते हैं। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है, ये 1 मार्क का बहुत पूछा जाता है। और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या होता है। कभी कभी तो ये पूछ लेते हैं क्या ये दोनों चीजें सेम है, तो आंसर इज नो, ऐसा नहीं होता। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब होता है कि आपकी पुरानी पार्टनरशिप खत्म हुई है, पर पुरानी पार्टनरशिप खत्म होकर आपकी नई पार्टनरशिप शुरू हो सकती है ना। जैसे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आपकी पुरानी पार्टनरशिप खत्म हो रही है और नई शुरू हो रही है। आपकी रेशियो चेंज होती है, आपका स्टेटस चेंज हो गया, आपका रिलेशन चेंज हो गया। अगर आपकी रेशियो चेंज हुई है या किसी पार्टनर की एडमिशन चेंज हुई है या किसी की रिटायरमेंट हुई है या हमने चेंज इन बिजनेस किया है, किसी भी तरह से जब पार्टनर्स का आपस में स्टेटस चेंज होता है तो उसको हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बोलते हैं। और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का जो केस होता है उसका मतलब होता है कि पुरानी पार्टनरशिप खत्म हो रही है लेकिन कोई नई पार्टनरशिप शुरू नहीं हो रही है। रादर हम पुरानी पार्टनरशिप फर्म की एसेट्स ही सेल कर रहे हैं सारे, और उन एसेट से आने वाले पैसे से लायबिलिटी को पेमेंट करके फिर पार्टनर्स को पे ऑफ करके काम कंप्लीट कर देंगे। हम फर्म ही बंद कर रहे हैं। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में यही फर्क है कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में पुरानी पार्टनरशिप खत्म होकर नई पार्टनरशिप शुरू हो जाती है, फर्म सेम रहती है, सिर्फ स्टेटस चेंज होता है, उनका रिलेशन चेंज होता है। पर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में फर्म ही बंद हो जाती है, एसेट्स बिक जाती हैं, लाइबिलिटीज की पेमेंट हो जाती है और पार्टनर्स की पेमेंट होके दैट्स ऑल। ठीक है, बैलेंस शीट खाली हो जाती है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है। ठीक है, अब यहां पर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की अकाउंटिंग कैसे होती है वो समझो। इसमें हम लोगों को 3 अकाउंट्स बनाने सीखने हैं बच्चों। एक रियलाइजेशन अकाउंट, नंबर 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सेम है बच्चों, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो जिस मर्जी चैप्टर में बनाओ सेम ही रहेंगे, कभी बदलेंगे थोड़ी। और नंबर 3 अब तुम कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट भी बनाओगे, और कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट का बैलेंस जीरो हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस भी जीरो हो जाएगा। तो ये स्टेप्स हैं। अब इसमें सबसे पहले हम बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। स्टेप से समझ लेना बच्चों, मैं इसको आपको पूरे के पूरे स्टेप वाइज कर देता हूं और आप एक काम करना, उन्हीं स्टेप्स को फॉलो कर लेना, आपका क्वेश्चन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले स्टेप में डेबिट साइड पे सारी एसेट्स ट्रांसफर कर देते हैं, सारी एसेट्स एक्सेप्ट कैश एंड बैंक। कैश और बैंक को छोड़कर और फिक्टिशियस एसेट्स को छोड़कर। फिक्टिशियस एसेट्स का मतलब पीएनएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस पड़ा हुआ एसेट साइड पे, या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पड़े हो डेफर्ड उसमें एसेट साइड पे, जिसको बोलते हैं एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। तो ये इनफैक्ट लॉसेज होते हैं, डेबिट बैलेंस होता है, इसलिए एसेट साइड पे रख छोड़ते हैं। तो ये कोई एसेट है नहीं, इसलिए हम एसेट्स में इसको काउंट ही नहीं करते हैं। बट फिर भी बच्चे को समझा देते हैं कि सारी एसेट्स ट्रांसफर करो फिक्टिशियस एसेट्स को छोड़कर, और कैश और बैंक को। अब कैश बैंक क्यों छोड़ा, क्योंकि कैश बैंक का सेपरेट अकाउंट बन रहा है। ठीक है, इसके अलावा क्रेडिट साइड पर सारी लायबिलिटीज ट्रांसफर कर दो, लेकिन ध्यान रहे लायबिलिटीज में सिर्फ आउटसाइड लायबिलिटीज ट्रांसफर करनी है। बच्चे इसमें बहुत गलती करते हैं, सारी आउटसाइड लायबिलिटी। आउटसाइड लायबिलिटी का मतलब जितने भी बाहर के लोग हैं, जैसे बैंकर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, बिल्स पेबल हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं। ठीक है ना, इसके अलावा पार्टनर्स के किसी रिलेटिव का लोन है, पार्टनर की मदर का, पार्टनर के फादर का, ब्रदर का, वाइफ का, बच्चों का, किसी का भी पार्टनर का लोन आउटसाइडर नहीं माना जाएगा। ठीक है ना, उसको अलग से हम काउंट करेंगे। सिर्फ यहां पर आउटसाइड लायबिलिटीज ट्रांसफर की जाएगी, आउटसाइडर्स की। पार्टनर्स के लोन को हम सेपरेटली ट्रीट करेंगे, वो भी कैपिटल नहीं है,
है वो भी लायबिलिटी, पर वो हम लोग उसको एक तरह से आउटसाइडर्स में काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन पार्टनर्स के रिलेटिव जितने भी हैं वो सब आउटसाइडर ही हैं हमारे लिए, उनसे हमारा कोई रिलेशन नहीं है, फर्म का कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए आउटसाइड लायबिलिटीज जितनी है क्रेडिट साइड पे ट्रांसफर करता हूं। इसके अलावा जितने भी प्रोविजंस हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम्स क्रेडिट साइड पे ट्रांसफर कर दो। और जितने भी स्पेसिफिक रिजर्व्स हैं, स्पेसिफिक रिजर्व्स का मतलब जिसके अगेंस्ट कोई क्लेम है या जो एसेट से रिलेटेड है। बहुत ध्यान से समझना, तुम्हारे केस में दो ही आएंगे। एक वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व का सिर्फ उतना ही पार्ट क्रेडिट साइड पर ट्रांसफर करना है जितना उसके अगेंस्ट क्लेम है। जैसे बैलेंस शीट में आपको WCR दिया हुआ है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व दिया हुआ 1 लाख, और नीचे बताते हैं कि 40,000 का क्लेम है, तो क्रेडिट साइड पे आप सिर्फ WCR 40,000 का ही ट्रांसफर करो, बाकी बचा हुआ WCR 60,000 पार्टनर्स में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दो। सिर्फ उतना पार्ट ट्रांसफर करना है जितना क्लेम है, बैलेंस पार्टनर्स में उनकी PSR में बांट दो। लेकिन जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है वो पूरा का पूरा यहीं पे ट्रांसफर हो जाएगा, उसमें कोई ब्रेकअप नहीं होगा, सारा का सारा ही, और हर हाल में ट्रांसफर होगा, उसमें कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है। पर WCR का मैंने बताया ना, अगर क्लेम है तो यहां ट्रांसफर होगा, और जितना क्लेम है बस उतना ही ट्रांसफर होगा, बाकी पार्टनर्स में उनकी PSR। मान लो कोई क्लेम है ही नहीं तो पूरा WCR उठा के पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर, राइट। ये हमारे दो स्टेप्स हो चुके हैं बच्चों। स्टेप नंबर 1 हमने एसेट्स ट्रांसफर करी, स्टेप नंबर 2 हमने स्पेसिफिक रिजर्व्स, प्रोविजंस और लायबिलिटीज ट्रांसफर करी। अब स्टेप नंबर 3, एसेट्स को मार्केट में सेल करेंगे बाय बैंक अकाउंट या बाय कैश अकाउंट, जो भी है, ठीक है। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, डेटर्स, जो भी बिक रहा है बाय बैंक करके कर दो। और अगर कोई एसेट पार्टनर टेक ओवर कर रहा है, और पार्टनर फ्री में नहीं टेक ओवर करेगा बच्चों, हम उससे पैसा लेंगे, उसके कैपिटल से काटेंगे, तो इसको बोलते हैं एसेट टेकन ओवर, ठीक है। तो किसी भी तरह से हमें एसेट्स का पैसा रिसीव हो रहा है, चाहे तो बैंक में, चाहे हमने पार्टनर से लेना है, तो इसको स्टेप नंबर 3 बोलेंगे, हमारी एसेट रियलाइज हो गई है। यहां पर एक बात का आपको बहुत ध्यान रखना है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, इसलिए बड़े ध्यान से सुनना। बैलेंस शीट में जितनी भी एसेट्स हैं वो कितने में रियलाइज हुई, हमें नीचे इंफॉर्मेशन दी होगी। अगर इंफॉर्मेशन दी है तो गुड। मान लो इंफॉर्मेशन किसी एसेट के बारे में नहीं दी, जैसे हमें दिया हुआ लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर, इन्वेस्टमेंट और गुडविल और पेटेंट राइट्स, और नीचे बताया कि कौन कौन सी एसेट कितने की बिकी या किसी पार्टनर ने टेक ओवर कर लिया, तो हम बाय बैक या बाय पार्टनर लिख के पूरा कर देंगे। लेकिन मान लो किसी एसेट की इंफॉर्मेशन ही नहीं है कि वो कितने की बिकी या किसी पार्टनर ने टेक ओवर किया या नहीं किया, कोई इंफॉर्मेशन नहीं, तो ये देखो कि वो एसेट कौन सी है, टेंजिबल या इनटेंजिबल। अगर वो टेंजिबल एसेट है तो किसी के बिना कहे बाय बैंक लिखो, और जितनी बैलेंस शीट में वैल्यू दी है उसको रियलाइज करो। बाय बैंक पूरी बैलेंस शीट की वैल्यू लिखी जाएगी अगर किसी की इंफॉर्मेशन किसी टेंजिबल एसेट की नहीं दी। बट अगर किसी इनटेंजिबल एसेट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी, जैसे गुडविल है, पेटेंट राइट्स है, तो इसको हम ये मान के चलेंगे कि जीरो हो गई, ये रियलाइज नहीं हुई, तो फिर हम उसके बारे में कुछ नहीं करें। तो इनटेंजिबल एसेट के बारे में अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई तो छोड़ दो, पर टेंजिबल एसेट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई तो बाय बैंक उसको पूरी बैलेंस शीट की वैल्यू पे रियलाइज करो, ठीक है। लायबिलिटी नंबर 4 स्टेप पे आ रहा हूं। टू बैंक लायबिलिटी को पे करो, और अगर लायबिलिटी पार्टनर टेक ओवर कर रहा है तो पार्टनर का नाम लिख दो बच्चों। अब कोई पूछता है कि लायबिलिटी कोई क्यों टेक ओवर करेगा, हमसे पैसा लेगा वो, ठीक है ना, फ्री में कोई कुछ नहीं करता। तो दिस इज योर स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 1 में एसेट्स ट्रांसफर करिए, स्टेप नंबर 2 में लायबिलिटी, प्रोविजन और स्पेसिफिक रिजर्व ट्रांसफर किए, स्टेप नंबर 3 में एसेट रियलाइज करिए, स्टेप नंबर 4 में लायबिलिटीज की पेमेंट हुई। स्टेप नंबर 5 में हम एक्सपेंसेस की पेमेंट करेंगे टू बैंक, और अगर पार्टनर पे कर रहा है तो हम पार्टनर का नाम लिख देंगे। कभी कभी पार्टनर कहता है मैं पे कर रहा हूं, आप मुझे बाद में दे देना,
तो इट्स ओके, हम पार्टनर का नाम लिख देंगे, तो वो डेबिट साइड पे, दिस इज योर स्टेप नंबर, बस खत्म। ये बच्चों हमारा यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। और अब जब मैं टोटलिंग करूंगा तो फिर हमारा आंसर डेबिट साइड पे बच जाता है, तो वो गेन ऑन रियलाइजेशन है, क्रेडिट साइड पे बच जाता है तो वो लॉस ऑन रियलाइजेशन है। और जो भी गेन या लॉस आया वो हम पार्टनर्स में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो गेन ऑन रियलाइजेशन या लॉस, स्टार का मतलब होता है बच्चों कोई एक चीज होगी, ठीक है ना। और इस गेन या लॉस को हम लोग पार्टनर्स में कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है ना। गेन है तो क्रेडिट साइड पर, लॉस है तो डेबिट साइड पर। इसके बाद अगर कोई फ्री रिजर्व्स पड़े हैं, फ्री रिजर्व्स या कुछ प्रॉफिट्स पड़े हैं या कुछ लॉसेस पड़े हैं, तो उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ये दोनों चीजें क्रेडिट साइड पर और लॉसेज हैं तो डेबिट साइड पर, ठीक। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी आपको बनाकर दिखा देता हूं, कोई ऐसी मुश्किल वाली बात नहीं है। इस चैप्टर की खासियत यह है कि सब क्रॉस एंट्रीज ही हो रही होती है। एक रियलाइजेशन अकाउंट अगर आपका सही बन गया तो बाकी सब कुछ क्रॉस एंट्री ही होनी है। सबसे पहले हम लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। मैं एज्यूम कर रहा हूं आपके 3 पार्टनर्स हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो कि बैलेंस शीट से उनके कैपिटल उठाएंगे। उसके बाद जितने भी फ्री रिजर्व्स हैं, फ्री रिजर्व्स में जैसे जनरल रिजर्व है, रिजर्व फंड है, वो आ गया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, ये प्रॉफिट होता है बच्चों, लायबिलिटी साइड पे शोन होता है। और अगर प्रॉफिट लॉस अकाउंट एसेट साइड पे है तो ये लॉस होता है एसेट साइड पे, तो ये डेबिट साइड पर आ जाएगा बच्चों, ठीक है। जो WCR बचा हुआ है वो ट्रांसफर करो, ये सब ट्रांसफर हो। अब यहां से देखो, ये जो भी ये वाली चीज है ये क्रॉस एंट्री होकर पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड पे चली जाएगी, ठीक है। ये क्रॉस होकर जो भी लायबिलिटी उसने टेक ओवर की है वो क्रॉस हो जाएगी। एक मिनट, इसको मैं रब करता हूं। और बाय रियलाइजेशन अकाउंट लायबिलिटी टेकन ओवर, जिसने भी टेक ओवर किया, ए ने, बी ने, सी ने, जिसने भी टेक ओवर। इसी तरह से अगर कोई एसेट की है तो वो क्रेडिट में है तो उसको हम डेबिट साइड पे ले आएंगे, टू रियलाइजेशन अकाउंट। कोई एसेट टेक ओवर की है, क्रॉस एंट्री उसकी भी हो, खत्म। उसके बाद अगर गेन है तो क्रेडिट साइड पे चला जाएगा, और अगर लॉस है रियलाइजेशन का तो वो डेबिट साइड पर आ जाएगा, दिस इज गेन। बस अब टोटलिंग कर दो बच्चों। सारी ट्रांजेक्शन होगी ना, आप टोटलिंग करोगे तो जहां डिफरेंस बचा उधर बैलेंस कैरेट डाउन नहीं लिखना बच्चों, बैंक लिखना है। जनरली डेबिट साइड पर ही बचेगा टू बैंक, ये इसका मतलब ये उनका बैलेंस है जो हमने उनको पे कर दिया। रिपीट कर दूं, बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा, जनरल रिजर्व PNL है जो भी वो क्रेडिट साइड पे डाल दिया, एसेट साइड पे कोई PNL है तो लॉस होता है डेबिट साइड पे डाल दिया, कोई लायबिलिटी टेक ओवर की है तो क्रेडिट साइड पे, एसेट टेक ओवर किया तो डेबिट साइड पे, रियलाइजेशन का लॉस और गेन डाला कैपिटल अकाउंट, डेबिट, खत्म। और अब बैंक अकाउंट में क्रॉस एंट्रीज कर दो बच्चों।
बैंक अकाउंट में तो गिन के 4-5 एंट्रीज हैं, 2-3 एंट्रीज रियलाइजेशन से आएंगी, बाकी 1-2 कैपिटल अकाउंट से आएंगी। दैट्स ऑल। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस शीट की फिगर ले लो बच्चों, ठीक है। रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड पे ये जो एंट्री थी, ये वाली, ये बैंक अकाउंट, ये क्रेडिट वाली बैंक के डेबिट में बैंक दो, उल्टा क्रॉस कर दो, और ये डेबिट वाली बैंक के क्रेडिट साइड पे डाल दो, ठीक है। इसी तरह से ये एक्सपेंसेस वाली एंट्री, ये भी बैंक के क्रेडिट पे डाल दो। बस ये क्रॉस एंट्रीज करने। टू रियलाइजेशन अकाउंट, जितनी भी एसेट रियलाइज हुई थी, और वैसे भी नॉर्मल सेंस है बच्चों, बैंक अकाउंट डेबिट वर्ड कम्स इन वाली बात है, जो पैसा आ रहा है डेबिट में जाएगा क्रेडिट में। बाय रियलाइजेशन अकाउंट, जो लायबिलिटीज तुमने पे की हैं बच्चों, बाय रियलाइजेशन अकाउंट, जो एक्सपेंसेस पे किए, खत्म। उसके बाद अगर कोई पार्टनर का लोन है तो वो क्रेडिट साइड पे ट्रांसफर कर दे, ठीक है। अगर पार्टनर का लोन लायबिलिटी साइड पर है तो वो बैंक के क्रेडिट में डाल देंगे, लेकिन अगर किसी पार्टनर का लोन एसेट साइड पर है तो उसको उस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पर डाल देंगे। मान लो ए का ही है तो सिर्फ ए में डाल दो, बी का है तो बी के कैपिटल के डेबिट साइड पे। एसेट साइड वाली लोन की फिगर कैपिटल में, लायबिलिटी साइड वाले लोन की फिगर बैंक में, क्रेडिट साइड, ठीक है जी। और अब यहां पर फाइनल पेमेंट बच्चों, जो ये पार्टनर्स की कैपिटल की डेबिट साइड पे फिगर बची थी, ये वाली फिगर इधर है, बस दैट्स ऑल। बाय ए's कैपिटल, बाय बी's कैपिटल, बाय सी's कैपिटल। जैसे ही फिगर लिख के क्रॉस एंट्री करोगे, आपका बैंक अकाउंट बैलेंस शीट की तरह दोनों साइड पे टैली हो जाएगा, ठीक है ना, राइट है। इसको नॉर्मल स्टेप वाइज चलोगे कि रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनाना है, उसके बाद रियलाइजेशन के गेन या लॉस को क्या करना है, फ्री रिजर्व को क्या करना है, उससे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अपने आप बन जाएंगे, और रियलाइजेशन और पार्टनर्स कैपिटल की जैसी क्रॉस एंट्रीज बैंक में करोगे तो आपकी बैंक अकाउंट दोनों साइड से टैली हो जाएगा, राइट। दैट्स ऑल। ये आप एक कंप्लीट होता है, ठीक है। ये आपको कंप्लीट क्वेश्चन आएगा तो आपको ये आपको कंप्लीट करना, तो आप ऐसे समझो कि हो सकता है एग्जाम्स में आपको सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तक का पार्ट आए तो ठीक है, लेकिन अगर बैंक अकाउंट भी बनाना आ जाए तो एक कंफर्मेशन हो जाती है कि यहाँ पर हमारा क्वेश्चन जो है बिल्कुल टैली हो गया है और इसमें अब कोई मिस्टेक बची नहीं है। फिर भी क्वेश्चन अगर वो कम वेटेज का आएगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तक का आएगा, ओके। अब बच्चों चैप्टर नंबर 7 रेजोल्यूशन की जनरल एंट्रीज करा देता हूँ तुम्हारे को मैं। जैसे मैंने तुम्हारे को रियलाइजेशन अकाउंट बनाना सिखाया ना, उसके स्टेप वाइज चल लेते हैं। सबसे पहला स्टेप था रियलाइजेशन के डेबिट साइड पे तुमने एसेट्स ट्रांसफर करे, तो रियलाइजेशन को देखते रहो, डेबिट हो रहा है तो जनरल एंट्री में रियलाइजेशन को डेबिट कर दो और दूसरी चीज को क्रेडिट कर दो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, फॉर एसेट्स ट्रांसफर टू, ये जो मैं बोल रहा हूं ये नरेशन है, फॉर एसेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। जब लायबिलिटीज या प्रोविजंस को रियलाइजेशन में ट्रांसफर किया जाता है तो लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस अकाउंट डेबिट, और इसके साथ ही वो भी लिख दो बच्चों स्पेसिफिक रिजर्व्स भी टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। स्टेप नंबर 2 की एंट्री होगी। स्टेप नंबर 3 की एंट्री, अगर कोई एसेट बिक जाए तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, और अगर हमारी एसेट कोई पार्टनर टेक ओवर कर ले तो डेबिट द रिसीवर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू
रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, ये स्टेप नंबर 3 की 2 एंट्रीज हो गई। इसी तरह से स्टेप नंबर 4 की 2 एंट्रीज कर देते हैं। लायबिलिटीज की पेमेंट करें तो एंट्री हो गई रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और अगर किसी पार्टनर ने टेक ओवर कर ली तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये स्टेप नंबर 4 की एंट्री होगी। स्टेप नंबर 5 की एंट्री एक्सपेंसेस की है, वो आगे चल के मैं बताता हूं तुम्हारे को। चलो एक्सपेंसेस की एंट्री भी यही बता रहे तुम। देखो ऐसा होता है, इसको मैं ऐसा करता हूं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ए पार्ट एंड बी पार्ट, इसको नंबर 4 ए पार्ट और बी पार्ट। अब नंबर 5 एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन, इसको बहुत ध्यान से समझना, इसमें मोस्टली बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। हम जो रियलाइजेशन कर रहे हैं, एसेट्स को सेल कर रहे हैं, लायबिलिटीज को पे ऑफ कर रहे हैं, बच्चों इसमें टाइम लगता है और एक्सपेंसेस भी होते हैं। अब इन एक्सपेंसेस के बारे में क्या क्या बातें हो सकती हैं? एक्सपेंसेस मे बी borne by firm and paid by firm। नॉर्मल केस है बच्चों, फर्म ने एक्सपेंस करने हैं और फर्म ही पे कर रही है, तो सीधी सी बात, फर्म का एक्सपेंस डेबिट ऑल द लॉसेस, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट द गिवर टू बैंक अकाउंट। सो सिंपल। सेकेंड केस हो सकता है बॉर्न बाय फर्म, एक्सपेंस तो फर्म का है बट कभी कभी उसको पार्टनर पे कर देता है, बाद में ले लेगा बच्चों। ऐसा नहीं है कि वो हमेशा के लिए पे करता, बाद में ले लेगा हमसे। तो एक्सपेंस तो हमारा ही है, इसलिए डेबिट ऑल द लॉसेस, रियलाइजेशन तो हमारा ही डेबिट होगा, पर टू क्रेडिट द गिवर, जिस पार्टनर ने पे किया है उसका नाम लिख देंगे, ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, सी इज कैपिटल, जो भी है। थर्ड केस हो सकता है, कभी कभी हम किसी पार्टनर के साथ ये डील कर सकते हैं, एग्रीमेंट कर सकते हैं कि एक्सपेंसेस पे करने की जिम्मेदारी तुम्हारी, जितने भी होंगे वो सब तुम दोगे, या 10,000 तक तुम दोगे, जो भी है, पर एक्सपेंसेस पे करने की जिम्मेदारी तुम्हारी। तो उस केस में बोला जाता है एक्सपेंसेस में बी मस्ट बी बोर्न बाय पार्टनर। और हो सकता है उसके पास कैश ना हो तो फर्म ने पे किया हो, जैसे हमारी फर्म है एबीसी की, ठीक है, मैंने तुम्हारी ड्यूटी लगा दी कि तुम्हारे एक्सपेंसेस, लेकिन अब जब एक्सपेंसेस करने की बारी आई तब तुम थे नहीं, या तुम्हारी पॉकेट में कैश था नहीं, तो फर्म ने पे कर दिया, बाद में तुमसे ले लेंगे। तो दिस इज एक्सपेंसेस बोर्न बाय पार्टनर है, लेकिन अभी पेड बाय फर्म है, तो उस केस में एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब थोड़ा इन तीनों एंट्रीज को ध्यान से सुनोगे तो तुम्हारे को एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात पता लगेगी। जो बियर कर रहा है उसे डेबिट कर दो, फर्म बियर कर रही है, फर्म का रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कर दो। यहां पर भी फर्म बियर कर रही है, फर्म का रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कर दो। यहां पार्टनर बियर कर रहा है तो पार्टनर को डेबिट कर दो, ठीक है। और जो पे कर रहा है उसको क्रेडिट कर दो, फर्म पे कर रही है तो बैंक अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। पार्टनर पे कर रहा है तो पार्टनर क्रेडिट, फिर फर्म पे कर रही है तो फर्म क्रेडिट। जो पे कर रहा है उसको क्रेडिट कर,
जो बियर कर रहा है उसे डेबिट कर दो, जो पे कर रहा है उसे क्रेडिट कर दो। ठीक। अब इससे फोर्थ केस तुम्हारे को माइंड में बहुत अच्छा आ जाएगा। एक्सपेंसेस बॉर्न बाय पार्टनर, तो पार्टनर को डेबिट करना है। और पेड बाय पार्टनर, पे भी पार्टनर ने खुद किया, तो पार्टनर को ही क्रेडिट करना है बच्चों। बॉर्न बाय पार्टनर तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पेड बाय पार्टनर तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो डेबिट भी पार्टनर क्रेडिट भी पार्टनर, तो क्या एंट्री करें? दैट इज नो एंट्री। और वैसे भी लॉजिकली भी समझो, पार्टनर की पर्सनल ड्यूटी है, पार्टनर ही पे करना है, फर्म पार्टनर ही पे कर रहा है, तो फर्म को क्या करना है? और जब फर्म की बुक्स में कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं है, पार्टनर ने खुद ही पे कर दिया, तो हमें क्यों एंट्री करनी? इसलिए नो एंट्री। पर हमने आपको इसको लॉजिकली समझा दिया है। जो बियर कर रहा है उसको डेबिट कर दो, जो पे कर रहा है क्रेडिट कर दो, क्रेडिट द गिवर। लॉजिक लग रहा है। और फर्म जब पे कर रही है तो फर्म का लॉस है, डेबिट ऑल द लॉसेस, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। और जब पार्टनर बियर कर रहा है तो पार्टनर का लॉस है, हमारा लॉस नहीं है। तो हम पार्टनर के बिहाफ पे पे कर रहे हैं, तो जिसके बिहाफ पे पे करते हैं उसको डेबिट करते हैं। तो लॉजिक भी है और शॉर्टकट भी, आपको दोनों ही बता दिया। ठीक है। इसके बाद कभी कभी ये जो पार्टनर को एक्सपेंसेस बियर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, उसके लिए हम उसको कमीशन देते हैं। इफ कमीशन अलाउड टू पार्टनर, उस केस में बहुत सिंपल है, ये फर्म का एक्सपेंस है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कर दो, फर्म का एक्सपेंस है। और क्योंकि पार्टनर को देना है तो पार्टनर को अपना क्रेडिटर बना लो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये एक एक्सटेंट। अब इसमें ना कई तरह के कॉम्बिनेशन बना दिए जाते हैं और बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। तोड़ के चलो इसको हमेशा। अगर कोई कमीशन दे रहे हैं तो बच्चों ये एंट्री करनी है, नहीं दे रहे तो ये नहीं करनी। और एक्सपेंसेस का क्या सीन है वो आपके सामने स्क्रीन पे है बच्चों। राइट। तो वहां पे लिखा होगा हमने आपको कमीशन दी और तुम बियर कर रहे हो और पे फर्म कर रही है, तो बच्चा इसी में उलझ जाता है। ना 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 ना, कमीशन दी तो कमीशन की एंट्री करो, नहीं दी कमीशन सैलरी बोनस कुछ भी नाम हो सकता है, रेमुनरेशन दिया तो रियलाइजेशन टू पार्टनर कर दो, अदरवाइज नहीं करो। और फिर देखो एक्सपेंसेस का क्या सीन है, कौन बियर कर रहा है उसको डेबिट कर दो, कौन पे कर रहा है उसको क्रेडिट कर दो। इतना सिंप्लीफाई रखो चीजों को, हो जाएगा अपने आप क्वेश्चन कंप्लीट। इसके बाद बच्चों जर्नल एंट्री में प्री रिजर्व्स या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जो लायबिलिटी साइड पे पड़े होते हैं पार्ट दो पार्टनर्स में, तो एंट्री हो जाएगी रिजर्व्स डेबिट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये सब बन जाएगा बच्चों। उसके बाद अगर लॉस है तो बच्चों इसकी एंट्री रिवर्स हो जाएगी। इसके बाद गेन ऑन रियलाइजेशन है, एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बच्चों। ठीक है, लॉस है तो इससे रिवर्स हो जाएगी बच्चों। और उसके बाद पार्टनर्स लोन की पेमेंट की एंट्री, दो एंट्री बना देता हूं। अगर एसेट साइड पे है पार्टनर का लोन, एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जिस भी पार्टनर का है, टू लोन अकाउंट
और अगर लाइबिलिटी साइड पर है पार्टनर का लोन, तो पार्टनर्स लोन डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है ना? बस खत्म। और अब फाइनल पेमेंट बच्चों, फॉर पेमेंट टू पार्टनर्स, जो उनको कैपिटल की फाइनल पेमेंट करनी है, उसकी एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जो भी उनके अपने अपने पार्टनर्स की कैपिटल है, उसके पेमेंट करके शो करते हैं। तो ये इसकी जनरल एंट्री है। ओके, बस डन।